नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लोग आ गए कि हमारे चैनल में जो चीज़ें हमारे देश में हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं G20 का मीटिंग चल रही है कश्मीर में, तो कश्मीर से ही हम लोग लेंगे एक डिस्कशंस। वहाँ से इकबाल अहमद जी हैं, मशहूर जर्नलिस्ट और हेवन मेल का चीफ एडिटर। नमस्कार जी, स्वागत है आपको। नमस्कार शंकर, मैं इकबाल श्रीनगर से एडिटर डेली द हेवन मेल। ओके जी शंकर, इकबाल जी, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी शुरू हो चुकी है कश्मीर में G20 की मीटिंग। बहुत जी साल बाद कश्मीर में एक रौनक आई। आर्टिकल 370 का हट जाने के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिला कश्मीर में। बहुत सारे दुख दर्द भी देखने को मिला। क्या लगता है G20 का मीटिंग क्या लाएगा कश्मीर के लिए? जी हमें तो उम्मीद यही है कि G20 कश्मीर में खुशहाली लाएगा। मैं शंकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि 32 इयर्स के बाद, 32 साल के बाद कश्मीर में आज एक रौनक देखने को है। जो G20 का इनेकाद कश्मीर में कराना बजाते खुद एक बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट है। राइट। यहाँ पे पिछले 32 सालों में हमने खून की होली, बंदूक और ये बारूद, पत्थरबाज, वो सारी चीजें देखी हुई है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोग जो बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हुए हैं या थ्रू इंडिया जो डेलीगेट्स आए हैं, उनको देख के खुश हो रहे हैं। यहाँ के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। यहाँ के जो पीस लविंग लोग हैं वो इस तरह की इवेंट्स का इनिकाद कराना चाहते हैं। और इस तरह के लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनके वजह से ही कश्मीर की जो माशी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चलती है। मैं आपको बताता चलूं कि ये आर्टिकल 370 हटने के बाद से लेकर अभी तक यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही पुरअमन रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद मिलिटेंसी ऑलमोस्ट ग्राउंड जीरो तक पहुंच गई है। पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। हड़ताल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भाजपा सरकार है उन्होंने जो फैसला लिया है कश्मीरियों के लिए अभी फ्रूटफुल साबित हो रहा है। पिछले साल हमने रिकॉर्ड 1,76,00,000 के करीब टूरिस्ट यहाँ पे आते हुए देखे। इस साल भी लग रहा है कि वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, उससे बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और आज के डेट में यहाँ के होटल, ये हाउस बोट ऑलमोस्ट पैक्ड है। 15-15, 20-20 दिनों तक के लिए एडवांस बुकिंग है। तो ये 370 हटने के बाद से ही हालात बेहतर हुए। अब ये जो G20 है, G20 से यहाँ के लोगों में जोश खरोश बढ़ गया, यहाँ के लोगों में उत्साह बढ़ गया, मॉरली बूस्ट हुए। नेशनलिस्ट लोग जो यहाँ पे वो मॉरली बूस्ट हो रहे हैं। तो सुनकर ये बहुत अच्छी बात है कश्मीरियों के लिए। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर क्या इन्वेस्टमेंट अभी कश्मीर में हो रही है, क्योंकि कश्मीर में एक बड़ा फेस लिफ्ट चल रही है पूरे इलाका में। कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट अभी कश्मीर को देखने को मिला? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, यहाँ पे हमेशा कश्मीर में ये इन्वेस्टर जो बाहर के हैं वो ऑलमोस्ट थे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पहले से भी। लेकिन यहाँ के हालात, जो दहशतगर्दाना माहौल यहाँ पे था, तो दहशतगर्दाना माहौल के वजह से लोग रिस्क में, खासकर ये जो पूंजीवाद होता है, ये जो बिजनेसमैन होता है, वो पैसे को रिस्क में नहीं डाल सकता है जब तक हालात ठीक ना हो। तो मैं ये भाजपा सरकार को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने 370 हटाया। 370 हटने के बाद ऑलमोस्ट हालात ठीक है। कुछ ये एनालिटिक्स कह रहे हैं कि ये खामोशी है, हालात ठीक नहीं है। लेकिन जो भी है,
आम लोग सुकून से यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सुकून बंद नहीं होते हैं, अस्पताल नहीं होते, एम्बुलेंसों पे पथराव नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से सुकून है हर जगह पे, और इस सुकून के माहौल में ही एक ये जो पूंजीवाद है, ये जो इन्वेस्टर है, वो इसी सुकून के माहौल में इन्वेस्ट करना चाहता है। और पिछले बार देखिए, हमने यहाँ पे जिन 30-32 साल के बाद फिर से सिनेमा हॉल खुलते हुए देखे हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। हमने यहाँ पे कुछ बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका कुछ दिन पहले ही ये इनाग्रेशन भी हुआ, जो बाहर के बड़े हॉस्पिटल है। इसी तरह से इंडस्ट्री को लेके भी ये मित्तल की जो ये स्टील इंडस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे ये अपना यूनिट लगा दिया है। तो लगने में तो टाइम लग जाएगा ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी ये कोई इन्वेस्टर यहाँ पे फैक्ट्री डाल देगा और वो वहाँ पे दिल्ली में ऐलान कर लेगा मैंने फैक्ट्री डालनी है, तो सुबह जाके फैक्ट्री लग जाएगी। एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जनवादी ताकतें कश्मीर में वो कमजोर हुई है। कुछ एनालिटिक्स का ये भी दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे जो जनवादी जो ताकतें हैं वो थोड़ा मजबूत नहीं है। क्या कारण है? क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद जनवादी ताकतें थोड़ा घट गया वहाँ पे? क्या लगता है? क्योंकि वहाँ का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग यही डिमांड करते कि फिर से 370 को लाया जाए, तो उसमें क्या कुछ? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ शंकर भाई। एक चीज मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो कश्मीर वैली में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, जनवादी मूवमेंट जो थी, वो कहीं पे थी ही नहीं। ओके। यहाँ पे जो इलेक्शन होते थे, कश्मीर वैली में जो इलेक्शन होते थे, खासकर कश्मीर वैली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वोटिंग बहुत कम होती थी। मैं आपको बताऊं, श्रीनगर का जो आज का मेयर है, उसको कोई 112 वोट मिले हैं आउट ऑफ 36,000। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 36,000 वोट थे। 36,000 वोटों में से 112 वोट उसको मिले और वो जीत गया। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी कहाँ पे? देयर वाज नो डेमोक्रेटिक मूवमेंट एट ऑल। मैं आपको बताता चलूं, हमारे कुलगाम में ये जहाँ से तारिगामी साहब इलेक्शन लड़ते थे या लड़ते हैं, वहाँ पे 40-45% वोट होते हैं टोटल, हाईएस्ट 40-45%। लेकिन श्रीनगर सिटी में तो 2%, 4%, 5% वोट हुई। हमारा 2016 में एक ये सीपीआईएम का एमएलए, 2008 में जो सीपीआईएम का दूसरा एमएलए बना था खलील मोहम्मद साहब, उसको टोटल 3600 वोट मिले थे, 3600, फिर भी जीत गए। आउट ऑफ 1,10,000 वोट्स। तो यहाँ पे हुर्रियत की वजह से, मिलिटेंटों की वजह से बायकॉट हो। राइट। आप शंकर पॉज लेते हैं यहाँ। हाँ, आपने जो बोले कि यहाँ पे इलेक्शन का माहौल ही नहीं था उस टाइम पे और इतना दहशतगर्द था, तो अभी का हालत क्या लगा कि आम आदमी वहाँ पे कश्मीर के लोग? देखिए शंकर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जो पॉपुलर सेंटिमेंट पहले था वो 5% दहशतगर्दों के वजह से साइलेंट बैठा हुआ था। ओके। साइलेंट की दहशतगर्दों की कॉल होती थी हड़ताल करना, तो वो हड़ताल के साथ चले जाते थे। दहशतगर्दों की इलेक्शन का बाइकआउट करना, तो वो बाइकआउट के साथ चले जाते हैं। तो दे वर directly or indirectly involved with the terrorism or militants. They were not. लेकिन वो साइलेंट इसलिए आपने बंगाल में भी देखा होगा कि जहाँ पे बंदूक का खौफ हो, वहाँ पे आदमी वोट डाल देगा, क्यों बाहर निकलेगा मेन स्ट्रीम लोगों की। तो इस लिहाज से यहाँ पे डेमोक्रेटिक माहौल कभी बना ही नहीं पिछले 30 सालों की जो मुझे एक्सपीरियंस है। People were being used for public rallies. लोगों को पब्लिक रैलीज के लिए निकाला जाता था, वो भी कहीं पे मिलिट्री से, कहीं पे पुलिस से। तो और लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रुकाया जाता था, कहीं पे बम फोड़ के, कहीं पे गोली दाग के। तो ये सारी चीजें हुई पिछले 30-32 सालों में। लेकिन अब एक ये अमन का माहौल नजर आ रहा है। अब जब गन ऑलमोस्ट साइलेंट हुआ है, अब जब दहशतगर्दी के ऊपर पुख्ता क्रैकडाउन चल रहा है,
पक्का क्रैकडाउन चल रहा है और दहशतगर्दों का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 100 से नीचे चला गया है, जिसमें लोकल दहशतगर्दों की जो तादाद है वो आज कोई जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोई 45 दहशतगर्द है जो लोकल टोटल एक्टिव है आज के डेट में। ओके। तो ये पिछले 32 सालों में सबसे कम नंबर है। तो इस लिहाज से अब लोग चैन का सांस ले रहे हैं, अब लोग बाहर निकल रहे हैं। आपने सोशल मीडिया और मीडिया पे देखा होगा, पीपल एंजॉयिंग डल लेक का सैर एंजॉय किया जा रहा है। रात के 10 बजे तक जहलिम के बैंक्स पे घूमते हैं आज लोग, रात को यहाँ पे शॉप खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस सारे का जो क्रेडिट है वो आर्टिकल 370 को हटने पे ही दिया जाना चाहिए, और है भी वही है। एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि कब लौटेगी कश्मीर के लोग जो वोटिंग राइट्स पैटर्न में वहाँ का एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए? क्या लगता है कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है रिसेंटली? शंकर, मैं बताता चलूं, थोड़ा सा हिस्ट्री का मैं आपको शेयर कराऊंगा। थोड़ा पीछे देखिए, 1996 में जब इलेक्शन हुए, 1996 में जब इलेक्शन हुए दहशतगर्दी, ये ना 1987 के बाद जब दहशतगर्दी यहाँ पे शुरू हुई, उसके बाद जो पहला इलेक्शन हुआ वो 1996 में हुआ। तो 1996 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में गवर्नमेंट ने कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होने के लिए उनको पैसा भी दिया और प्रोटेक्शन भी दिया। उसके बाद लोग बाहर नहीं आए, उसके बाद भी लोगों ने वोट नहीं दिया और बहुत कम, कोई 6 या 7% के करीब वोटिंग रही। उसके बाद 2002 में इलेक्शन हुए। इस बार गवर्नमेंट को पैसे देने नहीं पड़े, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी बनाई, तो लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट हो गया दो पार्टियों के दरमियान। तो कुछ लोग बाहर आई एंड इट इज सेट 32% की वोटिंग हुई। वो आप गूगल में भी चेक कर सकते हो, ये आंकड़ा ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। उसके बाद 2008 में इलेक्शन हुआ तो लोग जोग दर जोग बाहर निकले और लोगों ने बढ़ चढ़ के डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया। इस बार ना पैसे पड़े ना कुछ देना पड़ा। उसके बाद 2016 में भी इलेक्शन हुए तो लोगों ने हिस्सा लिया, और लेकिन 2016 के इलेक्शन में भी कम लोगों ने हिस्सा लिया। खौफ का माहौल। इस बार लोग डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन किसी तरह करो, खुदा के वास्ते। गवर्नमेंट को आज बोल रहे हैं खुदा के वास्ते इलेक्शन करो, क्योंकि आप लोग चाहते हैं वो जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। क्योंकि आज लोगों को लग रहा है कि जमहूरियत की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी खदशा है कि अगर यहाँ के जो लोकल मेन स्ट्रीम जो यहाँ की रही है, जिनके दहशत के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वाबस्तगियां रही है, अगर वो फिर से सत्ता में आ गए, कहीं पीस प्रोसेस को धक्का न लग जाए, कहीं पीस प्रोसेस डिराइल ना हो, कहीं ये पटरी से ना उतर जाए। इसलिए यहाँ के लोगों में ये खदशात भी है। और बहुत उन्हें बरमला ये कहा है और गवर्नमेंट को भी डिमांड किया है कि अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म ना हो तब तक यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होने चाहिए। डिमांड है कि जब तक दहशतगर्दी खत्म ना हो तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। 1 साल पहले इलेक्शन हुआ था, लोकल इलेक्शन, शायद वहाँ पे भी हम देखे कि इलेक्शन हुआ है कश्मीर में। ऐसा बात नहीं कि कश्मीर में इलेक्शन हाँ एग्जैक्टली, इलेक्शन यहाँ पे हुआ, लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ है, पंचायत का इलेक्शन हुआ है, लेकिन असेंबली का इलेक्शन, लोग असेंबली के जो यहाँ के लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे असेंबली के लीडरान थे उनसे बहुत उकता चुके हैं, क्योंकि उन पॉलिसियां कहीं पाकिस्तान की कहीं पे वो पाकिस्तान की पीठ थपथपाते हैं और कहीं पे हिंदुस्तान की बैटिंग करते हैं। तो इसलिए जब तक एक नई ब्रीड ना यहाँ पे पैदा हो जो असेंबली को आगे ले जा सके, जो असेंबली इलेक्शन के लिए सही हो, मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन कराना कबल वक्त होगा। ये आज की जरूरत नहीं है। अभी डेवलपमेंट को और पीस को लेके यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल से जो कंट्रोल है, जिसके वजह से करप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट इन द सेंस मैं आपको ये कहूंगा कि आज यहाँ पे मुलाजिम डर रहा है पैसे लेने से।
एक लैंड को मामला है, लैंड को लेकर कुछ झमेला हुआ पिछले महीने में कि बुलडोजर चला दिए जा रही है, ऐसा कुछ वहाँ पे सुनने को मिला। क्या मामला है इसका? जो लैंड को लेके झमेला हुआ है, मैं आपको शंकर भाई ये कहूंगा कि अब अगर मैंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है तो सरकार का हक बनता है वो जमीन से मुझे उखाड़ दे या जमीन का मुआवजा दे। ठीक। 30 सालों में हमने यहाँ पे कंक्रीट जंगल तैयार किया हुआ है। 30 सालों में हमने जहाँ पे जिसको जितनी जमीन मिली उस पे कब्जा किया। उसमें यहाँ की पॉलिटिकल लीडर भी शामिल है। मैं आपको एक ये पॉलिटिकल लीडर का नाम बताता हूँ। उसका नाम है ताज महिदीन। वो 2 बार मिनिस्टर रहे हैं। शोपियान के एक बड़े जंगल पे कब्जा किया हुआ है जो 400 कनाल के करीब है। जम्मू में एक बड़े पैच ऑफ लैंड पे कब्जा किया है जो 600-700 कनाल है। तो इन लोगों से जमीन छीननी चाहिए ना गवर्नमेंट। राइट। क्यों ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। राइट। मतलब अब अगर इसके लिए बिल्डोजर चले तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ एट द सेम मोमेंट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अब किसी इंडिविजुअल ने 10 मरले को लेके मतलब एक छोटा सा मकान बनाया है, उससे जुर्माना लिया जाए, लेकिन उसको तोड़ना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। इसके वजह से बाद में ये गवर्नमेंट ने डिसीजन मतलब गवर्नमेंट ने बिल्डोजर को रुका दिया है। अब उसको शायद लीगलाइज किया जाएगा, लेकिन जिस तरह माहौल है ऐसा लग रहा है कि इसमें भी शायद इस बार बड़े लोग की निकल जाएंगे, गरीबों का कोई बड़ा नहीं है। एक्चुअली जम्मू को पिछले 30 सालों से जम्मू को अलग रखा गया था। अभी जम्मू के साथ कश्मीर के जोड़ने के बाद क्या कुछ माहौल का चेंजेस हुआ है? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जम्मू को अलग रखा गया है। ये जम्मू कश्मीर दोनों एक है, एक ही क्षेत्र के 2 हिस्से हैं। लेकिन यहाँ पे रिवायत चली है 1947 से। 1947 से यहाँ पे एक रिवायत चली है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। आम लोगों को तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम लोगों के लिए ये ना भेदभाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे फर्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये है कि काम होना चाहिए, अमन होना चाहिए। ये एक माहौल क्रिएट किया गया था यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। तो फिर हम कैसे दावा कर लेंगे कि हिंदुस्तान जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे कभी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनी या मुस्लिम प्रेसिडेंट बनी? नहीं, बात तो माने क्या कहते हैं उसको, डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो चल रही है सभी जगह पे। तो वहाँ से हमको उतरना है, वहाँ से हमको उभरना है, तो उसी के हिसाब से सारे लोग इकट्ठा होकर ही काम होगा देश के लिए। तो ये कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि जो मुस्लिम हिंदू पंडित जो थे, कश्मीरी पंडित, उस टाइम पे क्या लगा, मतलब क्या कुछ बन सकता था उस टाइम पे भी बंद होना चाहिए था और बंद करना भी लाजमी था और बंद किया जा सकता था उस टाइम पे जो चल रहा था कश्मीर पंडितों को भगाना उस टाइम? जी मैं बताता हूँ शंकर, जब ये माइग्रेशन हुई है, जब एक्सodus ऑफ कश्मीरी पंडित हुआ है, मैं तब बहुत छोटा था, मतलब आई वाज देन ऑफ आई थिंक मेरा 77 का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप समझ सकते हो 12 साल का लड़का था मैं। मुझे उतना नहीं पता था, लेकिन जनरली बाद में जब पॉलिटिकल ये पॉलिटिक्स के साथ रिलेट हुआ, पॉलिटिकल सर्कलों में बैठा, तो मुझे आज महसूस हो रहा है कि कश्मीरियों ने जनरली जो यहाँ के कश्मीरी हैं उन्होंने पंडितों को नहीं भगाया। राइट। तो पंडितों को दहशतगर्दों ने भगाया, लेकिन कश्मीरियों ने क्या किया? कश्मीरियों ने खामोश रहकर उन दहशतगर्दों का हौसला बढ़ाया। अगर उस दिन कश्मीरी बाहर निकलते शायद 10 कश्मीरी या 50 कश्मीरी भी मरते, लेकिन कश्मीर पंडितों का यहाँ से इनखला नहीं होता, पंडितों को माइग्रेंट होना नहीं पड़ता। अब दहशत, हमारे गांव में 4 घर थे। हमारा जो गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पला बड़ा हूँ, वहाँ पे 4 फैमिलीज थे, हिंदू फैमिली, और जो मुस्लिम थे वो 500 फैमिली। बाहरी गांव से कोई दहशतगर्द आया, उन्होंने डराया धमकाया हमारे इन 4 घरों को। हमारे जो 500 घर है उन्होंने हिम्मत नहीं की उन 4 घरों को वहां पे बसाने की। उन्होंने खामोशी से दहशतगर्दी की तायीद की।
ये कश्मीरियों का एक सबसे बड़ा गुनाह है। अगर काश कश्मीरी उस दिन निकलते तो कश्मीरी पंडित यहाँ से भागे नहीं होते। काश हमने उनको शील्ड किया होता, हमने उनको बचाया होता, अपने घरों में रखा होता, तो कश्मीरी यहाँ से नहीं भागे। और काश हमने तब ये किया होता तो 30 साल की बर्बादी कश्मीर को नहीं होती। 30 साल में हजारों नौजवान यहाँ पे नहीं और होते। सरकार का भी तो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था उस टाइम पे। सरकार भी उतना काम नहीं किए कि वो कैसे पीस को अमल किया जाए। उस वक्त तो सरकार थी ही नहीं ना। एक्चुअली जो दहशतगर्दों का पहला निशाना था वो यहाँ की सरकार ही थी ना। देखिए क्या हुआ है, जो मैं आपको समझा सकता हूँ 1989 में क्या हुआ। 1989 में जब यहाँ पे आर्मड स्ट्रगल स्टार्ट हुई, उस आर्मड स्ट्रगल को लेके यहाँ पे उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो थे वो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। और उसका बेटी को अपहरण किया गया था उस टाइम पे। हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला के बीच में कभी सलाह नहीं आई। ये एक दूसरे के दोस्त कभी नहीं बने। इन दो जनों के दरमियान कभी कोई ये सियासी बात को लेके नजदीकी नहीं हुई, जिसके वजह से कि फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ पे उससे पहले जगमोहन गवर्नर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को जगमोहन अच्छे नहीं लगते थे, उनको जगमोहन से चिढ़ थी। मतलब आपसी रंजिश और कुछ नहीं। आपसी रंजिश थी जगमोहन के साथ चिढ़ थी, और इसलिए फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसने मरकज पे दबाव डाला कि जगमोहन को वापस ले लो। उन्होंने वापस ले लिया। अब जब मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया, उन्होंने जगमोहन को दोबारा कश्मीर भेज दिया। जब दोबारा जगमोहन को कश्मीर भेज दिया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, उसने रिजिग्नेशन दे दिया। बस रिजिग्नेशन देने की बात थी। मुफ्ती सईद खुश हुआ कि मैंने फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी से हटा दिया, सारा कंट्रोल जगमोहन के हाथ में आ गया, पॉपुलर गवर्नमेंट खत्म हो गई। उसके वजह से बेगानगी बढ़ी, अनारकी बढ़ी, और उस अनारकी का फायदा यहाँ के दहशतगर्दों को डायरेक्टली मिला। तो इस गुनाह में अगर सबसे ज्यादा कसूरवार कोई है तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ही है। राइट। फिर भी लोग उसको भी चुनते हैं चुनाव में कि कश्मीर का क्या फेट रहा और क्या हिस्ट्री था, सब भुला के वो भी चुन लेते हैं लोग। क्या करें। मुफ्ती सईद के बारे में कहा जाता है, मुफ्ती सईद ने कभी कश्मीर में इलेक्शन कोई नहीं जीता है जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने। मुफ्ती सईद वाज द ओनली रिजेक्टेड पॉलिटिशियन फ्रॉम जम्मू कश्मीर। लेकिन 2002 के इलेक्शन के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो इलेक्शन जीती। पूरी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके वो इलेक्शन जीती। कश्मीरियों ने मुफ्ती सईद को एक्सेप्ट नहीं किया। मुफ्ती सईद के बारे में मुफ्ती सईद के बारे में यहाँ पे एक स्लोगन लगता था, मुफ्ती की कब्र कश्मीर से बाहर। तो कश्मीरी में बोलते हैं मुफ्ती कब्र कश्मीर नेबर, मतलब मुफ्ती अगर मरेगा तो वो कश्मीर से बाहर ही मरेगा, और कश्मीर से बाहर ही उसकी कब्र भी होनी चाहिए। लेकिन हालात ने फिर जब वो ये गवर्नमेंट जब उन्होंने बनाई 2002 में कांग्रेस के साथ मिलके, उसके बाद उसने जीता। अदरवाइज मुफ्ती वाज नॉट ए पॉपुलर लीडर एट ऑल इन जम्मू कश्मीर। ओके, तो अब फिर से हम लौट रहे हैं कि G20 में जो मीटिंग है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट को देखने को आपको मिला अभी ये सिटी को, श्रीनगर, खाली श्रीनगर का ये इन्वेस्टमेंट या दूसरे शंकर G20 को लेके मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, क्योंकि पिछले साल जो हमने यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो देखा है वो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक था, मतलब हिंदुस्तान से आया हुआ सारा। इस बार लग रहा है कि ये डेलीगेट्स, क्योंकि कुछ कंट्रियों में आज भी ये एडवाइजरी है कि कश्मीर में टूरिस्टों को अलाउ नहीं किया जाता है। इस उम्मीद की जा रही है कि ये जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ का माहौल देख के वापस जाएंगे, ये जरूर वहाँ पे वो जो एडवाइजरी है उसको उठा देंगे। और ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि कश्मीर में जो फॉरेन टूरिज्म का जो फॉरेन टूरिज्म ऑलमोस्ट
अब खामोश बैठा है, जो फॉरेन लोग यहाँ पे अब बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनको आने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आंखों से खुद देख लेंगे कश्मीर के हालात, और जो एडवाइजरी जारी की हुई है उसको हटा दिया जाएगा। ये एक बड़ी उम्मीद है। उसके बाद ये भी उम्मीद है कि जो लोग टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, ये जो फिल्म बनाने में, फिल्म मेकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए शंकर, में एक मोटे तौर पे एक बात कहूँगा कि कश्मीर में बहुत कुछ करना बाकी है। 30 साल 32 साल में यहाँ पे एक जम्मू तारी हुआ है, यहाँ पे आइसोलेशन के शिकार रहे हैं कश्मीर में। तो सो फार डेवलपमेंट इज कंसर्न, उसके लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। तो डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बड़ा काम करने की जरूरत है, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एट पार अगर दिल्ली, मुंबई या दूसरे शहरों या फिर शिमला की के तर्ज पे यहाँ पे डेवलपमेंट, शिमला की तरह डेवलपमेंट होगी, तो यहाँ पे काम बहुत करना बाकी है। हमारे पास कोई ज्यादा 5 स्टार होटल नहीं है, तो उसमें बड़ा स्कोप है। हमारे पास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, उसमें यहाँ पे स्कोप है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की ये यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसमें काम करने की जरूरत है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब ये ना प्राचीन काल में कहा जाता है कि कश्मीर को ईरान बोलते थे, ईरानी सगीर, क्योंकि यहाँ पे ये जो सुन्नत और हिरफत है, जो हैंडमेड कॉर्पोरेट, दूसरी चीजें, उसमें यहाँ पे बड़ा, मतलब हम ईरान का मुकाबला करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, एजुकेशन को लेके यहाँ पे कहा जाता है, हिस्ट्री में है कि वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, और थ्रूआउट इंडिया यहाँ पे हिंदू प्रीचर और मॉक्स आते थे यहाँ पे तालीम हासिल करने की ललिता के दौर में। तो वो दौर दोबारा शुरू होना चाहिए। उस दौर को दोबारा लाने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। और जहाँ तक हिंदू धर्म की मैं बात कहूँ कि जितने भी बड़े धर्म स्थान हैं वो यहाँ पे कश्मीर, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म स्थान यहाँ पे कश्मीर में है, जो टूरिज्म के लिए एक तरफ से अट्रैक्शन बनेगी, और दूसरी तरफ से यहाँ के लोग, आम लोगों के लिए वो रोजी रोटी का ये प्रावधान कर लेगा। तो इसमें एग्रीकल्चरल कल्टीवेशंस कैसा चल रहा है अभी कश्मीर में, और क्या मतलब इसका डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, हमारे पास जमीन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप वेस्ट बंगाल में देख रहे हो। हमारा एक पैच है जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर वैली है, ये वैली एक है, पहाड़ों से घिरी हुई वैली है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके कोई बड़ा इंकलाब नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया गया है। और दूसरा हमारे पास जो है कश्मीर में, वो जंगलात का बहुत बड़ा हिस्सा है। सो फॉर कार्बन डेटिंग इज कंसर्न, हमारा कश्मीर में कोई ये ना कार्बन ये प्रोड्यूस, कुछ खास कार्बन प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री बहुत कम होने की वजह से यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो, ये सारा कुदरती है। और यहाँ के जंगलात में जो जड़ी बूटियां हैं या दूसरी चीजें हैं, उनको निकालने की या उनको ये ना एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो हिंदुस्तान वो कश्मीर में है। इस तरह की बहुत सारी मैदनियात यहाँ पे है जिसको काम करने की जरूरत है। कश्तवाड़ हमारा एक एरिया है जहाँ पे जो डायमंड के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ पे जीरो काम भी नहीं हुआ अभी। एग्रीकल्चर हमारा बिल्कुल भी नहीं है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर एप्पल कल्टीवेशन, एप्पल का जो मॉनसून रहेगा, मतलब एप्पल का जो सीजन रहेगा, उसमें जो एप्पल का जो कल्टीवेशन करते हैं वो लोग को ठीक ठाक पैसा मिलता है, और क्या उसको मार्केटिंग में कोई दिक्कत आता है? देखिए अभी, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे जो एप्पल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो रहे हैं, उन गवर्नमेंटों ने क्या किया है, उन्होंने अंधाधुंध तरीके में एप्पल इंडस्ट्री को ये लोगों को सेब के दरख्त लगाने की सेब के दरख्त लगाने के लिए रागिब किया। अंधी तकलीद को लेके यहाँ पे लोगों में भी
सेब के बहुत सारे दरख्त, मतलब हर जगह पे सेब के दरख्त लगाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सेब को मार्केट में ले जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन को लेके बड़ी दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि हमारा जो हाईवे है वो 4 लेन हुआ ही नहीं। शायद इस साल के तक 4 लेन होगा, तो हाईवे के बंद होने की वजह से हम सही वक्त में अपने फ्रूट को मार्केट तक नहीं पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ जाता है। सेकंड, जो फ्रूट को लेके बड़ी दिक्कत होती क्योंकि अब इस साल उम्मीद है कि ये ट्रेन से हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएंगे। ट्रेन ये साल के आखिर तक हो जाएगी, तो ट्रेन अभी जो ये सेब के एक बॉक्स को मुंबई तक लेने में 300 रुपये लगते हैं, तो शायद ट्रेन के आने के बाद वो 20-25 रुपये में ही हो जाएगा। तो वो भी, उससे भी आम इंसानों को बड़ा, ये ना आम ग्रोवर को बड़ा फायदा मिलेगा। और एक चीज है जो जरूरी है, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वो है कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो कोल्ड स्टोरेज की उस दिक्कत की वजह से क्या होता है कि हमें ये सारा फ्रूट एक साथ तैयार होता है, सारा फ्रूट एक सीजन में एक साथ तैयार होने की वजह से एकदम ये मार्केट में आ जाता है। तो एकदम में मार्केट में आने की वजह से रेट नहीं मिलती है। अब अगर यही फ्रूट हम कोल्ड स्टोर करके रखते, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे अब कोल्ड स्टोर बन गए, और आज कोल्ड स्टोर वाला एप्पल जो है वो आज 100 रुपये में यहाँ के कश्मीर के मार्केट में बिकता है केजी। राइट। लेकिन यही फ्रूट जब ये ना फ्रूट बनने का सीजन जब होता है, जिस दिन फ्रूट बनता है, फ्रूट तैयार होता है, यही सेब 6 रुपये से 10 रुपये में केजी जाता है। तो काम करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत है, अगर वो, जैसा कि अभी लग रहा है कि वो सिंसियरली काम कर रहे हैं, तो उस सिंसियरिटी के साथ अगर काम किया जाएगा, 3-4 साल के बाद यहाँ के फ्रूट ग्रोवर को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। एक, उसको सही टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, और दूसरा, अगर सही टाइम कोल्ड स्टोरेज मिल गई तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारे पास यही एक चीज है, टूरिज्म के बाद अगर हमारे पास कुछ है तो वो ये फ्रूट है अपना। ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपको कि ट्रेन लाइन का थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है कश्मीर में, कहाँ तक हुआ है और किस हालत में है अभी? अभी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी यहाँ पे कश्मीर में चल रही है, बानाहाल से लेकर बारामूला। बानाहाल से बारामूला तक का ट्रेन ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा पैच जो है बानाहाल से ये कटरा तक का, ये इनकम्प्लीट है। बारामूला, ये बानाहाल से कटरा तक का इनकम्प्लीट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, शायद इस साल के आखिर में तैयार हो जाए। ओके। थैंक यू शंकर। या एक्चुअली मतलब हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सुनने को मिला, क्योंकि यहाँ पे उतना कश्मीर के लिए सोचते कोई नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं आता। पहली बात है इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को लेके हमें ज्यादा बदलाव किया गया है, उतना ज्यादा हम भी चाहते हैं कि व्यूअर्स लोग भी जाएं कश्मीर को समझे, कश्मीर का जो कल्चर है उसको समझे, तभी हम लोग एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक देश एक ही है, कोई अलग नहीं है और कोई इसे तोड़ नहीं सकते। दैट इज अवर मेन। इकबाल जी धन्यवाद आपका कीमती टाइम, क्योंकि वहाँ पे G20 का मीटिंग चल रही है, आपको भी बिजी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ओके सर।